चैप्टर 176 एनरोलमेंट थ्योरेटिकल एग्जाम। मियाओ, कैसा गया? कॉ, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी? जैसे ही लिंसू बैक कोर्टयार्ड में वापस आया, दोनों पेट बीस्ट ने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी और तुरंत नर्वस होते हुए उसके पास आ गए, जैसे उससे रिपोर्ट लेने आए हों। कोर्टयार्ड छोड़ने से पहले ही लिंसू ने उन्हें बता दिया था कि वो अपने फादर से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बारे में बात करने जा रहा है। कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, लिंसू ने कहा, दोनों पेट बीस्ट्स को अपनी बाहों में उठाते हुए। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। कल से मुझे अब से कई घंटे पहले उठना पड़ेगा। पूरा सुबह मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फील्ड में स्पीयर टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी होंगी, इसलिए सुबह तुम दोनों यहीं बैकयार्ड में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना। आफ्टरनून में मैं तुम दोनों को बीस्ट टेमिंग टावर ले जाऊंगा लेवल्स क्लियर करने के लिए, और फिर वापस आकर मेडिटेशन करेंगे। म्याओ, मैं भी मार्शल आर्ट्स फील्ड जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। क्यू ने तुरंत अपना छोटा सा पॉ उठा दिया। शेड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अप्रूविंग एक्सप्रेशन से क्लियरली पता चल रहा था कि वो भी सेम सोच रहा है। लेकिन अगर तुम दोनों मेरे साथ मार्शल आर्ट्स फील्ड आ गए, तो तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या? लिंसू थोड़ा हेल्पलेस होते हुए कहा। कॉ, मार्शल आर्ट्स फील्ड में बहुत लोग होंगे। जब तक शैडोज होंगी मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। शेड ने कामली एक्सप्लेन किया कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यू भी पीछे रहने वाला नहीं था। म्याओ, मार्शल आर्ट्स फील्ड बहुत बड़ा होता है, मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ये उन दोनों की बातें सुनकर लिंसू थोड़ा हेजिटेट करने लगा। शेड का केस तो बिल्कुल क्लियर था। लिन फैमिली के बहुत सारे जूनियर्स जब धूप के नीचे ट्रेनिंग करते, हर जगह शैडोज होती। शैडो कंसीलमेंट ट्रेन करने के लिए ये ऑलमोस्ट परफेक्ट एनवायरनमेंट था। बस मार्शल आर्टिस्ट्स को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और लिंसू को पूरा भरोसा था कि वो लोग अपनी शैडोज लैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब बात आती है क्यू की ट्रेनिंग की। मेरिडियन ओपनिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स के पास वाइटल एनर्जी होती है, जो प्रैक्टिस और कॉम्बैट के दौरान सराउंडिंग्स पर काफ़ी इफेक्ट डालती है। इसीलिए मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फील्ड एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्लाजा होता है, जहां छोटी बड़ी कई जगह और कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं। क्यू के लिए एक जगह एलोकेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। सोचने पर लग रहा था ये आइडिया काम कर सकता है। अगर उसके पेट बीस्ट्स पास में ही ट्रेनिंग करें जब वो खुद प्रैक्टिस करे, तो इनडायरेक्टली वो उनके साथ ही होगा, और कौन जाने, शायद उसकी ट्रेनिंग उनसे भी ज़्यादा टफ निकले। ये सोचकर लिंसू मुस्कुरा दिया। ठीक है, कल से तुम दोनों भी मेरे साथ मार्शल आर्ट्स फील्ड में सुबह ट्रेनिंग करोगे। म्याओ, ये कॉ, बहुत बढ़िया। दोनों पेट बीस्ट्स ने लिंसू की बाहों में ही एक दूसरे को हाई फाइव दिया और खुशी से चीयर किया। उन्हें पकड़कर लिंसू के चेहरे पर भी एक वार्म स्माइल आ गई। अच्छा, तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, मुझे भी अपनी मेडिटेशन तेज करनी होगी। सिर्फ 4th ऑर्डर तक पहुंचकर ही तुम दोनों लीडर फेज में ब्रेक थ्रू कर पाओगे। बीस पेमिंग स्पेस का ब्रेक थ्रू सिस्टम काफ़ी स्पेशल होता है। ऑड ऑर्डर से इवन जाना मुश्किल होता है, जबकि इवन से ऑड रिलेटिवली ईजी। जैसे अब लिंसू का 3rd ऑर्डर से 4th ऑर्डर का ब्रेक थ्रू, ये एक्चुअली बीस टेमिंग स्पेस का लेवल का अपग्रेड था। पहले जो स्पेस सिर्फ एलीट फेज पेट बीस्ट्स को अकोमोडेट कर सकता था, अब वो लीडर फेज के लिए केपेबल बनेगा। इस प्रोसेस में हैवी बॉटलनेक होता है और काफ़ी हद तक लक पर डिपेंड करता है। लेकिन 4th से 5th ऑर्डर का ब्रेक थ्रू सिर्फ स्पेस को एक्सपैंड करता है। पेट बीस्ट्स की कैपेसिटी 2 से 3 हो जाती है। इसमें कोई बॉटलनेक नहीं होता, बस टाइम और मेहनत चाहिए। ये रूल 7th ऑर्डर तक ही अप्लाई होता है। 8th से 9th ऑर्डर के बीच हर ब्रेक थ्रू एक साथ 2 चीज़ बढ़ाता है, पेट बीस्ट रैंक और कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट्स। इसीलिए डिफ़िकल्टी भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इसी वजह से 3rd से 4th ऑर्डर का ब्रेक थ्रू लिंसू के लिए पहले से कई गुना ज़्यादा टाइम लेने वाला था। दोनों पेट बीस्ट्स को ट्रेनिंग करते देखकर लिंसू अपने रूम में गया और मेडिटेशन के लिए आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद उसने आंखें खोल दी। चेहरे पर हेल्पलेस एक्सप्रेशन था। बहुत स्लो। स्पेस हार्ट की एक्सेलरेशन की आदत पड़ चुकी थी, और अब नॉर्मल मेडिटेशन स्पीड उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इस रेट से 4th ऑर्डर तक कब पहुंचेगा? लगता है बीस टेमिंग यूनियन जाकर पूछना पड़ेगा कि स्पेस हार्ट पाने का कोई और तरीका है।
ये रिसोर्स 4th ग्रेड के बावजूद बहुत हाई डिमांड में होता है। मार्केट में जो भी आता है तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन बीस टेमिंग यूनियन के थ्रू शायद कुछ मिल जाए। अपने इम्पेशंस को सप्रेस करते हुए लिंसू ने फिर से आंखें बंद की और मेडिटेशन में चला गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो रात हो चुकी थी। क्यू को अगले दिन सुबह जल्दी उठाने का कहकर लिंसू ने दोनों पेट बीस्ट्स को 20 टेमिंग स्पेस में वापस भेजा और जल्दी सोने चला गया। चिंगार। एक रूम में जो कई कैंडल्स की रोशनी से दिन की तरह चमक रहा था। लिंसू की माँ डेस्क पर झुकी हुई थी, लिन फैमिली के वेरियस बिजनेसेस के अकाउंट्स कैलकुलेट कर रही थी। अचानक उसने बाहर आसमान की तरफ देखा और सॉफ्टली बुलाया, मैडम, मैं यहीं हूँ, एक मेड सर्वेंट ने कहा रिस्पेक्ट के साथ रूम में एंटर करते हुए। जाकर देखो इतनी रात हो गई है, मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए? लिंसू की माँ ने कंप्लीटेड अकाउंट साइड में रख दिए। उसकी खूबसूरत आईब्रोज हल्की सी टेंशन में सिकुड़ गईं। चैप्टर 177 एनरोलमेंट थ्योरेटिकल एग्जाम। चाहिए इन्वेस्टमेंट, चाहिए रेगुलर रीडिंग्स, पार्ट 2। उस मार्शल आर्ट्स के दीवाने ने डिनर के लिए भी नहीं आया। पूरा दिन पता नहीं किस चीज में बिजी रहा। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आया था। क्या कहीं बाहर घूम रहा है? ये ख्याल आते ही लिंसू की माँ की खूबसूरत आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ गईं। जी मैडम, आप रुकिए, मैं अभी जाकर पता करती हूँ, मेड ने हल्की सी झुककर कहा और तेजी से रूम से निकल गई। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस आई। उसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी एक्सप्रेशन थी। मैडम, मास्टर अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही है। अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर? लिंसू की माँ ने भौएं उठा लीं। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स हो गया। कम से कम कहीं आवारा तो नहीं घूम रहा था। लेकिन रात इतनी हो गई है, ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्या कर रहा होगा? छोड़ो, मेरे साथ चलो, खुद ही देखते हैं। आज के अकाउंट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे और कोई और काम भी नहीं था, इसलिए लिंसू की माँ ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। रूम से निकलते ही वो थोड़ी देर रुकी और फिर मेड की तरफ देखा। रहने दो, किचन जाओ और ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए थोड़ा मीट और स्टीम्ड बन्स ले आओ। कौन जानता है उस मार्शल आर्ट्स फैनेटिक ने डिनर भी किया है या नहीं। प्रॉबेबली नहीं ही किया होगा। समझ गई, मेड ने हंसी छुपाते हुए कहा और तुरंत चल पड़ी। और लिंसू की माँ भी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। चांदनी जमीन पर बिखर रही थी। दिन की भीड़ भाड़ के बिना पूरा बड़ा सा स्क्वायर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ लग रहा था। स्क्वायर के एक प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत सा फिगर लंबा स्पीयर पकड़े प्रैक्टिस कर रहा था। बार बार सेम मूवमेंट्स रिपीट हो रहे थे। सिर्फ कुछ लैंटर्न्स लटके हुए थे जो हल्की सी रोशनी दे रहे थे। वो कोई और नहीं, लिन ज़ेनान था। अभी भी अकेला ट्रेनिंग ग्राउंड पर। जो स्पीयर टेक्निक्स वो प्रैक्टिस कर रहा था वो काफ़ी बेसिक लग रही थी। हर कुछ मूव्स के बाद वो रुकता, थोड़ा सोचता, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस शुरू करता। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिगिनर हो जो अभी अभी स्पीयर टेक्निक सीखना शुरू कर रहा हो। लेकिन लिंसू की माँ ये अच्छी तरह जानती थी कि लिन ज़ेनान सालों पहले ही स्काई सोरिंग रेल्म में एंटर कर चुका था। उसे ऐसी बेसिक प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी वजह से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। ज़ेनान, तुम क्या कर रहे हो? हाँ? लिन ज़ेनान जैसे ट्रांस से बाहर आया। तब जाकर उसे अपनी वाइफ की प्रेजेंस का एहसास हुआ। वो हंसा और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आया। मैं सोच रहा था सू को स्पीयर टेक्निक्स कैसे सिखाऊं। तुम्हें पता है, आज वो खुद मेरे पास मार्शल आर्ट सीखने आया था। बोलते बोलते वो और भी एक्साइटेड हो गया। अपने बेटे को मार्शल आर्ट सिखानी है तो बेस्ट होनी चाहिए, चाहे बेसिक स्पीयर टेक्निक्स ही क्यों ना हो। मैंने पुरानी बेसिक टेक्निक्स रिव्यू की, पर मुझे वो पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने खुद एक नया सेट बनाने का डिसाइड किया। अब जाकर थोड़ा हैंडल आने लगा है। तुम भी ना। लिंसू की माँ ने हंसी के साथ सर हिला दिया। सू मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या थोड़ा लेट नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं, लिन ज़ेनान ने हाथ लहराते हुए कहा। चेहरे पर बड़ी सी ग्रिन थी। बिल्कुल भी लिन फैमिली के पेट्रियार्क जैसी सीरियसनेस नहीं। वो स्पीयर टेक्निक सीखने के लिए रेडी हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर तो ठीक है। लिंसू की माँ भी जानती थी कि सालों से उसका हस्बैंड सू को मार्शल आर्ट सीखते देखना चाहता था, लेकिन सू हमेशा मना करता आया था।
आज जब उसकी विश पूरी होने वाली थी, वो भी खुश थी। ग्रर! अचानक एक जोर का स्टमक ग्राउल सुनाई दिया। लिन ज़ेनान थोड़ा एम्बैरेस हो गया। प्रैक्टिस में इतना डूब गया कि डिनर ही भूल गया। आयु, किचन में अभी कुछ बचा है क्या? है। चैन यू ने किंग के हाथ से बास्केट ली और अपने हस्बैंड को घूर कर देखा। मुझे पहले से ही लग रहा था तुमने खाना नहीं खाया होगा। ये ले लो पहले, बाद में किचन से और बनवा दूंगी। अच्छा। लिन ज़ेनान ने बास्केट का वेट फील किया और हंसा। ये तो कम पड़ेगा। बस तुम ही इतना खा सकते हो, ये मेरे लिए तो कई मील्स के लिए काफ़ी होता। क्या करें, मार्शल आर्ट को कल्टिवेट करते वक्त ज़्यादा भूख लगती है। ब्लू स्टार। लिन सू ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन तुरंत दोनों पेट्स को समन नहीं किया। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में आमतौर पर दोनों पेट्स दिन भर ट्रेनिंग करते थे। रात को लिन सू उन्हें 20 टेमिंग स्पेस में भेज देता था ताकि वो रिकवर कर सकें, और खुद थोड़ी देर मेडिटेशन करके सोने चला जाता था। इससे टाइमिंग परफेक्ट रहती थी। जब ब्लू स्टार पर आते, दोनों पेट्स बिल्कुल फ्रेश होते। लेकिन आज डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में वो जल्दी सो गया था, इसलिए पेट्स को पूरा रेस्ट नहीं मिल पाया था। वो अभी तक फुली रिकवर नहीं हुए थे। लगता है कल से डिवाइन मार्शल वर्ल्ड का बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लिन सू ने मन ही मन सोचा। वो बेड पर बैठ गया और वॉशअप करने लगा। आज पेट्स की मदद की भी ज़रूरत नहीं थी। आज था माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक असेसमेंट्स का पहला दिन। इससे पहले ही लिन सू असेसमेंट का पूरा प्रोसेस जान चुका था। असेसमेंट 2 दिन का होता था। पहला दिन थ्योरेटिकल, दूसरा दिन प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल एग्जाम सिर्फ पहले दिन सुबह होता था। इसमें हाई स्कूल लेवल का वाइड सिलेबस कवर होता था। आफ्टरनून में कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ कैंपस टूर होता था, जो वॉलंटरी था। दूसरा पूरा दिन प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए होता था, और ये माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर नहीं होता। लोकेशन हर साल बदलती थी, और चीटिंग या प्रेपरेशन से बचने के लिए लोकेशन का रिवील तब होता था जब सब कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट में बैठ चुके होते थे। दोनों असेसमेंट्स में प्रैक्टिकल के मार्क्स थ्योरेटिकल से डबल से भी ज़्यादा होते थे, और उसमें रैंडमनेस भी काफ़ी होती थी। इसलिए वही सबसे क्रिटिकल पार्ट था। रही बात थ्योरेटिकल असेसमेंट की, उसके बारे में कौन ही टेंशन लेता। चाहे रीडर का इमर्जन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन लिन सू, जो हमेशा सीनियर हाई में टॉप स्टूडेंट्स रहा था, उसे इसमें ज़रा भी चिंता नहीं थी। वॉशअप करने के बाद लिन सू डॉर्म से बाहर निकला और माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ चल दिया। यूनिवर्सिटी ज़्यादा दूर नहीं थी। आज का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम उसके लिए ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं था। और रही बात आफ्टरनून के कैंपस टूर की, जो टेस्ट टेकर्स के लिए अरेंज की गई थी, वो पिछले 2 महीने से माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में खाना खा रहा था, तो ऑनेस्टली टूर की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। टाइम आने पर कोई बहाना बनाकर स्किप कर देगा। अभी वो ज़्यादा दूर चला भी नहीं था कि लिन सू का एक्सप्रेशन हल्का सा बदल गया। इतने ज़्यादा लोग! एंट्रेंस असेसमेंट के दिन पास आते ही माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी पहले ही काफ़ी स्टूडेंट्स को अर्ली टूर्स के लिए रिसीव कर चुकी थी। ऊपर से पुराने स्टूडेंट्स भी स्कूल वापस आ रहे थे, इसलिए भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आज का सीन बिल्कुल अलग लेवल का था। मेन गेट के बाहर हज़ारों एग्जामिनीज़ की भीड़ जमा थी। सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं, काफ़ी पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, जिन्होंने पूरे ग्रैंड एंट्रेंस को ऑलमोस्ट जैम कर दिया था। दूर से ही क्राउड देखकर लिन सू ने थोड़ा सोचा, फिर चुपचाप अपनी पॉकेट से पहले से तैयार मास्क निकाला और फेस पर लगा लिया। हाँ, अब ठीक है। अपनी रिसर्चर आईडी का यूज़ करके वो फास्ट ट्रैक से कैंपस के अंदर एंटर हो गया, उन सब लोगों से पहले जो एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के लिए लाइन में खड़े थे। अंदर आते ही एनवायरनमेंट काफ़ी शांत लगने लगा। लिन सू ने रिलीफ की सांस ली। अच्छा हुआ पहले से तैयारी कर ली थी। मेरा एग्ज़ाम हॉल कौन सी बिल्डिंग में था? उसने थोड़ा सोचा। ओह, याद आ गया। बिल्डिंग पहचानकर लिन सू तेज़ कदमों से उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगा। तभी अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसकी स्लीव पकड़ ली। एक्सक्यूज़ मी, 4th टीचिंग बिल्डिंग का रास्ता बता सकते हो? वो लड़का काफ़ी हैंडसम लग रहा था, थोड़ा सा शाय भी लग रहा था। उसके गले में टेस्ट टेकर का आईडी लटक रहा था, क्लियरली लिन सू की तरह ही एक एंट्रेंस असेसमेंट कैंडिडेट। ओह, 4th टीचिंग बिल्डिंग। लिन सू ने आसपास देखा, फिर एक डायरेक्शन की तरफ इशारा किया।
सीधा उस तरफ जाओ, फिर राइट टर्न लेना, वही मिल जाएगी। थैंक यू फेलो स्टूडेंट, लड़का खुशी खुशी बोला और भागते हुए उसी डायरेक्शन में चला गया। जाते जाते उसने हाथ हिलाकर भी बाय बोला। कोई बात नहीं। उस लड़के को दूर जाते हुए देखकर लिंसू थोड़ा सोच में पड़ गया। अजीब सा लग रहा था, जैसे उसने रास्ते में पैसे खो दिए हों। खैर छोड़ो, इतनी इम्पोर्टेंट बात भी नहीं थी। लिंसू ने सिर हिलाया और अपने एग्जाम हॉल की तरफ चल दिया। बेहतर था पहले ही जाकर बैठ जाए और एग्जाम का वेट करे। ग्रर्र, मुझे अभी उस बीस टेमर से फाइट कर लेनी चाहिए थी। वही लड़का जो अब अपने एग्जाम हॉल की तरफ भाग रहा था, बीस टेमिंग स्पेस के अंदर से आई आवाज सुनकर जोर से अपनी टेम्पल्स रब करने लगा। टेलीपैथिकली वो ऑलमोस्ट चीख पड़ा। एंसेस्टर, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है? आज कोई फाइट नहीं, आज थ्योरेटिकल एग्जाम है और हर दिखता हुआ इंसान फाइट के लिए चैलेंज करना बंद करो। तुम्हारी वजह से ही तो मैं रास्ता भूल गया था, एग्जाम हॉल ढूंढते ढूंढते घूमता रहा। ये सोचकर ही उसका मूड और खराब हो गया। सच में मुझे अपने पेट को 20 टेमिंग स्पेस से बाहर आने ही नहीं देना चाहिए था। जैसे ही फोर्थ टीचिंग बिल्डिंग पास आई, लड़के ने गहरी सांस ली और तेजी से अपने एग्जाम क्लासरूम की तरफ बढ़ा। रुकिए, गेट पर खड़े इन्विजिलेटर ने उसे रोक लिया, थोड़ी अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ। कैंडिडेट आईडी और इलेक्ट्रॉनिक नेम प्लेट दिखाइए, इतनी जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम है। ओ जी जी, लड़के ने जल्दी से अपनी आईडी निकाली और प्रॉक्टर को दिखा दी। झांग शाओ यू राइट, जाइए अंदर जाइए। थैंक यू टीचर। हे, कोई बात नहीं। चैप्टर 179, अ बोल्ड आइडिया। टेस्ट टेकर आईडी वेरीफाई करवाने और सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जमा करवाने के बाद लिंसू ने अपनी सीट ढूंढी और क्वाइटली बैठ गया। उसकी नज़र एग्जाम हॉल के लेक्टर्न के ऊपर लगे डिजिटल क्लॉक पर पड़ी। एग्जाम स्टार्ट होने में अभी आधा घंटा है, काफ़ी टाइम है। टेबल पर रखी स्टेशनरी और साइड में रखे स्पेशल आंसरिंग डिवाइस जो आंसर शीट सबमिट करने के काम आता था, सब कुछ चेक करने के बाद लिंसू ने आराम से अपना सिर टेबल पर टिका दिया। अगर ये उसके हाई स्कूल के दिन होते तो शायद वो टेबल पर ही थोड़ी देर सो जाता, एनर्जी कंजर्व करने के लिए। लेकिन अब अगर वो सो गया तो डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में क्रॉसओवर हो जाने का रिस्क था। इसीलिए उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया। एग्जाम हॉल में अभी ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं आए थे। इधर उधर देखते हुए लिंसू की नज़र एंट्रेंस पर जाकर रुक गई। वो देखता रहा, एक के बाद एक एग्जामिनी इन्विजिलेटर के इंस्पेक्शन के बाद हॉल में एंटर कर रहा था और अपनी सीट पर जाकर बैठ रहा था। सब कुछ काफ़ी ऑर्डरली चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में लिंसू का एक्सप्रेशन अजीब हो गया। दुनिया सच में बहुत छोटी है, हज़ारों एग्जामिनीज, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम हॉल्स, और फिर भी उसे यहीं एक पहचाना हुआ चेहरा मिल गया। इन्विजिलेटर से चेक होने के बाद जैसे ही वो शख्स अंदर आया और लिंसू को देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगा, लिंसू ने दिल ही दिल में हल्की सी सांस भरी और सीधा बैठ गया। ज़ाओ तियान चेन, काफ़ी टाइम हो गया। ज़ाओ तियान चेन का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एक तरफ उसके सामने बैठा लड़का सिर्फ 1 महीने के अंदर अलायंस का एक वेल नोन रिसर्चर बन चुका था। स्पिरिट एलिमेंटल एवोल्यूशन टेक्निक की डिस्कवरी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला था कि ज़ाओ तियान चेन के अपने फादर को अपने रिसर्च प्लान्स तक एडजस्ट करने पड़े थे। इस वजह से लिंसू को दोबारा देखकर उसे एक अजीब सी अनरीचेबल फीलिंग हो रही थी। दूसरी तरफ ये वही इंसान था जिससे वो पहले हार चुका था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार उसे पूरा कॉन्फिडेंस था अपने पेट पर। पिछले 1 महीने में उसने एशन वुल्फ की एक एबिलिटी को टियर 3 तक फॉसिबली अपग्रेड करने में बेइंतहा मेहनत की थी, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। टियर 3 एबिलिटी जो नॉर्मली सिर्फ कमांडर लेवल बीस्ट्स मास्टर करते हैं। इस एबिलिटी के साथ उसका पेट एंट्रेंस एग्जाम में डेफिनेटली शाइन करेगा। टॉप रैंक उसी का होगा। ये सोचकर ज़ाओ तियान चेन का कॉन्फिडेंस फिर से भर गया। रिसर्च में शायद मैं तुमसे पीछे हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ में मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट और जीत की भूख चमक उठी। अनकॉन्शियसली उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। कल के प्रैक्टिकल टेस्ट का वेट करो, मैं तुम्हें अपने बीस्ट की असली स्ट्रेंथ दिखाऊंगा।
वो स्टूडेंट वहाँ, प्लीज एग्जाम हॉल में शोर मत कीजिए। लेक्टर्न से एक सख्त आवाज आई। एग्जाम शुरू होने वाला है, अपनी सीट पर वापस जाइए वरना चीटिंग माना जाएगा। लिंसू कुछ बोलता उससे पहले ही जाओ तियानचेन होश में आ गया। सॉरी टीचर। अभी अभी बोल्ड डेक्लेरेशन देने के बाद वो थोड़ा एम्बैरस हो गया। सर झुकाते हुए वो जल्दी से अपनी सीट पर वापस चला गया। बैठते वक्त भी उसने आंखों से लिंसू को एक मीनिंगफुल लुक दिया। मैं जाओ तियानचेन बिल्कुल सीरियस हूँ, कल देखना। लिंसू। पता नहीं क्यों सामने वाले के इतने कॉन्फिडेंट वर्ड्स सुनकर लिंसू के दिल में कोई वेव नहीं उठी, उल्टा उसे थोड़ी हंसी आ रही थी। डिंग डिंग लिंग। इलेक्ट्रॉनिक बेल के साथ ही इन्विजिलेटर की आवाज़ गूंजी। कैंडिडेट्स, लिखना बंद कीजिए और अपनी ई आंसर शीट सबमिट कीजिए। पेपर बेस्ड एग्जाम्स हॉल के बाहर ले जाना मना है। अपनी स्टेशनरी पैक कीजिए और अपनी सीट पर बैठे रहिए जब तक सारे पेपर्स कलेक्ट नहीं हो जाते। लिंसू, जो काफ़ी देर पहले ही पेपर कंप्लीट कर चुका था, कैजुअली आंसरिंग डिवाइस से अपने आंसर्स सबमिट कर चुका था। उसने पेपर को सीधा टेबल पर फेस अप रख दिया और क्वाइटली वेट करने लगा। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का नाम यूं ही नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम का थ्योरेटिकल पार्ट जेन्युइनली डिफ़िकल्ट था। किंग यिंग हाई स्कूल के मॉक एग्जाम से क्लियरली ज़्यादा टफ। लेकिन लिंसू के लिए, जिसने 2 महीने किन्नान के साथ शैडो किया हो और काफ़ी ऐसी थ्योरी सेल्फ स्टडी की हो जो नॉर्मली बीस्ट टेमर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं था। एक पॉइंट भी कम आए तो प्रोटैगनिस्ट हेलो की इंसल्ट हो जाएगी। जैसे ही इन्विजिलेटर ने सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए, कैंडिडेट्स एक एक करके हॉल से निकलने लगे। बाहर जाते वक्त जाओ तियानचेन फिर से लिंसू के पास आया। आज आफ्टरनून कैंपस विजिट पर जाओगे? नहीं लगता। लिंसू ने बिना हेजिटेशन के सर हिला गया। मैं माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी से काफ़ी फेमिलियर हूँ, दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद मैं आफ्टरनून टूर के लिए लीव अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, जाओ तियानचेन ने सोचा। बात लॉजिकल ही है। 1 महीने पहले ये बंदा माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर चुका था ब्रीडिंग कंपटीशन में, जिस कैंपस में वो घुस भी नहीं सकता था। लिंसू के लिए वो ऑलरेडी डेली रूटीन जैसा था। उसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो चाहता था कि आफ्टरनून टूर के दौरान कैजुअली अपने बीस्ट का नया फॉर्म लिंसू को दिखा सके ताकि उसे पता चले कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। खैर, कल भी तो है। दूर खड़े जोहोंग जो उसे हाथ हिला रहा था, लिंसू ने उसकी तरफ हल्का सा नॉड किया, फिर वो तुरंत स्टूडेंट्स के फ्लो से अलग हो गया और एक शांत कोने की तरफ चल दिया। सुबह के एग्जाम के दौरान क्यूक्यू और घोस्ट बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर पूरी तरह रिकवर हो चुके थे और जाग भी गए थे। अब उन्हें थोड़ी फ्रेश हवा दिखाने का टाइम आ गया था। उसने एक क्वाइट कॉर्नर इसलिए चूज किया क्योंकि घोस्ट अभी पब्लिक एक्सपोजर के लिए सूटेबल नहीं था। लिंसू सोच रहा था कि एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो सिस्टर नान से पूछेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक शांत से कोने की तरफ चलते हुए लिंसू अपने दोनों पेट बीस्ट्स को समन करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो रुक गया। शाओकिंग, थ्योरेटिकल एग्जाम में तुम कितने पॉइंट स्कोर कर सकते हो? ज्यादा दूर नहीं, एक लड़की की आवाज आई। उसमें नर्वसनेस और थोड़ी सी टेंशन क्लियरली महसूस हो रही थी। जब डिंग ड्यूंग, मुझे भी श्योर नहीं है। ये नहीं चलेगा। लड़की थोड़ी जिद्दी हो गई। तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए। 200 मार्क्स के पेपर में क्या 160 आ सकते हैं? अगर हाँ, तो नेक्स्ट 1 मंथ के लिए तुम्हारे एनर्जी क्यूब्स डबल। जब नो प्रॉब्लम। ही गुड। लड़की खुश हो गई। आवाज और पास आ गई और कुछ ही देर में कॉर्नर से एक शॉर्ट हेड लड़की निकली, ट्रैक सूट पहने हुए। उसके कंधे पर एक ग्रीन फेदर्ड ईगल बैठा था। पूरा बॉडी ग्रीन फेदर से ढका हुआ था और हर फेदर के आसपास गोल्डन लाइटनिंग आर्क्स लगातार चमक रहे थे, लेकिन साइज सिर्फ एक रैबिट जितना। इस वजह से वो ईगल काफी मिनी और क्यूट लग रहा था। लिंसू, जिसने लड़की और उसके पेट के बीच की पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, पूरी तरह स्टन्ड था। ये क्या चल रहा है?
अगर उसने गलत नहीं समझा तो ये लड़की अपने बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर पेट के साथ टेलीपैथी यूज करके एग्जाम सॉल्व करवा रही थी। एंट्रेंस एग्जाम के रूल्स में ये लिखा था कि पेट समन नहीं किए जा सकते ताकि सुपरनैचुरल एबिलिटी से चीटिंग ना हो, लेकिन बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर पेट्स रखने पर कोई डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लड़की रूल्स ब्रेक नहीं कर रही थी, लेकिन एग्जाम में पेट से हेल्प लेना थोड़ा ज़्यादा ही शो ऑफ नहीं था। दिल ही दिल में बड़बड़ाते हुए लिंसू ने लड़की को एक अजीब सी नज़र से देखा। आह, फाइनली कोई मिल गया। शॉर्ट हेड लड़की ने लिंसू को देखते ही खुशी से कहा, तुम्हें माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया का रास्ता पता है? आज स्कूल में काफ़ी कैंडिडेट्स पहली बार आए थे। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए लॉस्ट होना कॉमन बात थी। लिंसू ने उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट किया जहां से वो खुद आया था। सीधा उस तरफ जाओ, तुम्हें काफ़ी लोग मिलेंगे जो उधर जा रहे होंगे, उनके पीछे चल लेना। ओह थैंक यू, लड़की खुशी से बोली, हंसी के साथ। मैंने सुना है माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बहुत टेस्टी फूड मिलता है, सोचा पहले ही ट्राई कर लूं। हाँ? बोलते बोलते अचानक वो रुक गई। उसने एक छोटी सी गैस्प ली, फिर लिंसू के और पास आ गई, इतनी पास कि उसने अपनी उंगलियों से अपनी चिन पकड़ ली और लिंसू का चेहरा घूर के देखने लगी। क्या हुआ? इतनी क्लोज स्क्रूटनी देखकर लिंसू रिफ्लेक्सिवली एक कदम पीछे हट गया। तुम लिंसू हो ना? लड़की ने थोड़ा सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठी। मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें ब्रीडर्स अचीवमेंट कंपटीशन की लाइव स्ट्रीम में देखा था। हाँ मैं वही हूँ। पहचाना जाना लिंसू को ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। सच में तुम ही हो? लड़की की आंखों में एक गॉसिप टाइप एक्साइटमेंट आ गई। उसने लिंसू को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसका कैंडिडेट बैज नोटिस किया। इंटरनेट पे लिखा था कि तुम अभी हाई स्कूल ग्रेजुएट हो। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर ये सच निकला क्या? लड़की हंसी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू बिग शॉट, मेरा नाम जी युन है। अब हम सेम बैच के हैं तो मुझे याद रखना। जी युन इतनी एंथुजियास्टिक थी कि लिंसू उसे इग्नोर नहीं कर पाया। उसने हाथ बढ़ाया और हल्का सा हैंडशेक करके हाथ छोड़ दिया। बिग शॉट, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट श्वेकहीन क्यों है ना? जीयुन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी लहराई। कल प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम मेरे पीछे आ जाना, मैं गारंटी देती हूँ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ये मूव अर्ली इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बिग शॉट के साथ पहले से कनेक्शन बना लो। लिंसू का एक्सप्रेशन और भी अजीब हो गया। उसने हेड टर्न करके जीयुन के कंधे पर बैठे पेट को ध्यान से देखा और फाइनली उसकी स्पीशीज पहचान ली। विंड थंडर ईगल, ग्रीन फेदर्ड ईगल का इवॉल्व्ड फॉर्म और ग्रे फेदर्ड लायन हॉक के एवोल्यूशन से पहले का स्टेज। हाई क्लास कमांडर ब्रीड, विंड और थंडर दोनों एलिमेंट्स पर मास्टरी के साथ। स्पीड और अटैक पावर कमांडर ब्रीड्स में टॉप टियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये विंड थंडर ईगल क्लियरली श्रिंकिंग टेक्निक जानता था। ये स्किल कॉम्बैट के लिए बिल्कुल अननेसेसरी होती है। अगर किसी पेट को ये सिखाया गया है तो इसका मतलब बाकी ट्रेनिंग भी काफ़ी सॉलिड होगी। इसीलिए जीयुन इतनी कॉन्फिडेंट थी। ऑफ कोर्स क्यू के सामने अभी भी उसकी स्ट्रेंथ कम ही थी। ये सोचकर लिंसू हंसा। ठीक है फिर बिग शॉट, मुझे भी अपने अंडर ले लो। नो प्रॉब्लम। जीयुन ने अपनी चेस्ट थपथपाई, जहां कोई रिपल आया ही नहीं। मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम भी आओगे? नहीं तुम जाओ, लिंसू ने सर हिला दिया। ओके, जीयुन ने अपने फ्लैट पेट को टैप किया। फिर मिलते हैं कल बिग शॉट। जीयुन के भागते जाने के बाद लिंसू ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। उसके पैरों के पास गूज येलो लाइट पैटर्न्स चमकने लगे, एक दूसरे में इंटरवाइन होते हुए। कुछ ही सेकंड्स में घोस्ट स्पिरिट और क्यू उसके पास अपीयर हो गए। अपीयर होते ही घोस्ट स्मूथली लिंसू के शैडो में स्लिप हो गया। क्यू ने एक लाइट जंप लगाई और सीधा उसकी बाहों में आ गया। सुबह का थ्योरी एग्जाम खत्म हो गया है और आफ्टरनून में कोई काम नहीं है, लिंसू ने सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए मुस्कुराया। चलो आज आफ्टरनून इंस्टीट्यूट वापस चलते हैं ट्रेनिंग के लिए। क्यू पहले की तरह तुम याओ यू के पास जाकर मोनार्क पावर स्किल्स की मास्टरी जल्दी इम्प्रूव करो। फिर लिंसू ने अपनी नज़र शैडो से बाहर झांकती दो बड़ी बड़ी आंखों पर डाली और चिन स्ट्रोक की। घोस्ट स्पिरिट का
घोस्ट अभी पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकता था, इसीलिए स्मार्ट ट्रेनिंग रूम का यूज भी पॉसिबल नहीं था। शैडो में रहना उसकी शैडो कंसीलमेंट प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करता था, लेकिन एक ही चीज बार बार करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। और क्या काम दूं इसे? क्या मैं कम्युनिकेटर यूज करके ऑनलाइन जा सकता हूं? लिंसू अभी सोच ही रहा था कि गोस्ट स्पिरिट को क्या असाइनमेंट दे, तब अचानक क्यू क्यू बोल पड़ा। पिछली रात डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में ट्रेनिंग के ब्रेक के दौरान लिंसू ने क्यू क्यू को ब्लू स्टार के बारे में काफी कुछ बताया था। उसने कहा था कि ब्लू स्टार के कम्युनिकेटर्स इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे बिना घर से निकले लोगों से बात की जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन पेट्स के लिए ट्रेनिंग मेथड्स और बहुत सारी यूजफुल नॉलेज भी मिल जाती है। क्यू क्यू को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा एनवी हुई थी। कम्युनिकेटर ऑनलाइन, ये ख्याल आते ही लिंसू की आंखें चमक उठी। कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही लिंसू ने डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में क्यू क्यू को लिटरेसी सिखवा दी थी। अब तक क्यू क्यू ह्यूमन राइटिंग काफी हद तक मास्टर कर चुका था। क्यू क्यू के पास पहले से ही अपना कम्युनिकेटर था और अब सेकंड पेट बन चुका था, तो नेचुरली उसके पास भी एक होना चाहिए। और वैसे भी पहले लिंसू और क्यू क्यू फॉरम्स वगैरह पर डार्क टाइप मैजिकल क्रीचर से रिलेटेड मटेरियल ढूंढ चुके थे। बस लिंसू को अभी तक टाइम नहीं मिला था कि उन्हें ढंग से एनालाइज करके क्यू क्यू के लिए सूटेबल कंटेंट चुने। जी यून नाम की लड़की ने अपने पेट को इतना थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाया था कि वो बीस्ट टेमर की एग्जाम में हेल्प तक कर सकता था। तो अगर क्यू क्यू के साथ भी ऐसा हो जाए तो? शैडो के अंदर से झांकती बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए लिंसू के दिमाग में अचानक एक बोल्ड आइडिया आया। क्यों ना क्यू क्यू को सेल्फ स्टडी ट्राई करने दिया जाए? ये क्या हुआ? लिंसू की शैडो में छिपा क्यू क्यू थोड़ा सा कांप गया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कंफ्यूज्ड था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उस रात हम डिवाइन मार्शल वर्ल्ड वापस जाने वाले हैं। नहा धोकर बेड पर बैठते हुए लिंसू मुस्कुराते हुए अपने दोनों पेट्स को देख रहा था। दोपहर के दौरान क्यू क्यू को किन नान के ग्रे हेदर्ड फेदर लायन हॉक के मोनाक पावर प्रेशर के नीचे लगातार ट्रेन करवाया गया था। जब तक वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर नहीं हो गया था, तब तक उसकी मोनाक पावर प्रोफिशिएंसी फास्ट इम्प्रूव हुई। उसके बाद स्मार्ट ट्रेनिंग रूम की मदद से उसने बाकी स्किल्स ट्रेन की। इसी बीच क्यू क्यू एकदम इंटरनेट सर्फिंग मोड में चला गया। लिंसू ने उसके लिए नया कम्युनिकेटर खरीदा था, जिसे पकड़कर वो हर चीज को बड़े क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर कर रहा था। लिंसू की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उलट डिवाइन मार्शल वर्ल्ड का नेटिव होने के बावजूद क्यू क्यू ने ब्लू स्टार की टेक्नोलॉजी को और भी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, जबकि गोस्ट स्पिरिट यहीं बड़ा हुआ था। लिंसू ने बस कम्युनिकेटर के कुछ बेसिक फंक्शंस बता दिए और क्यू क्यू खुद ही एक्सप्लोर करते करते एक्सपर्ट हो गया। लग रहा था कि सेल्फ स्टडी का आइडिया सच में काम कर सकता है। इसलिए लिंसू ने बिना हेजिटेशन के अपने कलेक्ट किए हुए सारे मटेरियल क्यू क्यू को फॉरवर्ड कर दिए, ताकि वो पहले खुद स्टडी करे और रिजल्ट देखा जा सके। और रही लिंसू की बात, तो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने के अलावा उसने कैजुअली एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिया। श्वेक हेन किंग के रिसर्च प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके थे। हाँ, वो थोड़े अलग थे जितना लिंसू ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इसका मतलब था कि अब वो किसी नए टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट कर सकता है। इस बार लिंसू ने आइस एलिमेंट के लिए एक नया टीचिंग स्किल प्रोजेक्ट अप्लाई किया था। उसका प्लान था कि इस मौके का फायदा उठाकर आइस पाम स्किल को दुनिया के सामने लाए, एक ऐसी स्किल जो ब्लू स्टार पर अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रोजेक्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ था, मतलब उसे कल तक वेट करना पड़ेगा। जी, डिवाइन मार्शल वर्ल्ड वापस जा रहे हैं। लिंसू के साथ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। दोनों पेट्स खुशी से चिल्लाए और ओबीडियंटली बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस चले गए। लिंसू मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। इस बार डिवाइन मार्शल वर्ल्ड जाकर वो फादर लिन के साथ स्पीयर टेक्निक्स प्रैक्टिस करेगा और जब वापस आएगा तो माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के सेकंड असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल टेस्ट को फेस करेगा। हाथ स्थिर रखो।
लिन जन नान ने कैजुअली अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में पकड़े स्पीयर का शाफ्ट न ज्यादा हल्का न ज्यादा भारी, बिल्कुल सही फोर्स के साथ लिनसू के रिस्ट पर लगा। फिर वो दोबारा लिनसू जैसी ही पोस्चर में आ गया, हॉर्स स्टैंस में बैठकर एक हाथ पीछे और दूसरे हाथ से स्पीयर के एंड को ऊपर उठाए ताकि पूरी स्पीयर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे। वेपन्स बॉडी का एक्सटेंशन होते हैं, लिन जन नान ने गंभीर आवाज में कहा। इसलिए स्पीयर टेक्निक्स मास्टर करने का पहला स्टेप है स्टेबिलिटी, ताकि तुम्हारे हाथ की स्पीयर तुम्हारी बॉडी का ही हिस्सा बन जाए। सिर्फ तब जब स्टिलनेस और मोशन दोनों दिल के हिसाब से हो, तब स्पीयर स्ट्राइक करके दुश्मन को गिरा सकती है। लिन जन नान की आवाज़ फर्म और पावरफुल थी। उसकी सांस डांतियान तक गहरी थी और बोलते वक्त भी उसके हाथ की स्पीयर बिल्कुल नहीं कांप रही थी। उसका टिप जैसे हवा में कील दिया गया हो। इसके बिल्कुल विपरीत लिन सू जो पूरी कोशिश कर रहा था स्पीयर को कंट्रोल करने की, लेकिन पता नहीं क्यों जितना ज्यादा जोर लगाता स्पीयर टिप उतनी ही ज्यादा तेज कांपने लगती। तुम बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हो। लिन जन नान ने एक नज़र में प्रॉब्लम पकड़ ली। स्पीयर को अपनी बॉडी का हिस्सा समझो, उसे फोर्स करके झुकाने की कोशिश मत करो, उसे टेम करो। थोड़ा रुककर उसकी नज़र दूर एक स्पेशली मार्क्ड ओपन स्पेस पर गई, जहां क्यू फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म प्रैक्टिस कर रहा था। वो हवा में हल्की फुल्की मूवमेंट्स के साथ डांस जैसा लग रहा था, जिसे देखकर ट्रेनिंग के बीच रेस्ट कर रहे कई लिन फैमिली डिसाइपल्स रुक कर देख रहे थे। या फिर लिन जन नान ने आगे कहा, स्पीयर को अपना बीस्ट बेड समझो और उसे वैसे ट्रीट करो जैसे एक बीस्ट टेमर अपने बिलव्ड पेट को करता है। स्पीयर को पेट बीस्ट समझना? लिन सू जो अभी तक बिल्कुल क्लूलेस था कि स्पीयर को कैसे कंट्रोल करे, अचानक जैसे लाइट बल्ब ऑन हो गया। कुछ तो समझ में आने लगा। बॉडी रिफाइनिंग स्टेज जो मार्शल कल्टिवेशन का सबसे पहला स्टेज है, चाहे सिर्फ जुवेनाइल स्टेज बीस्ट के बराबर माना जाए, लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी सुपरनैचुरल फोर्सेस का सामना कर सकती है। इस लेवल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लिन सू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी बॉडी के अंदर की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल एक 3 साल के बच्चे की तरह जिसके हाथ में हैमर हो। थोड़ा सा मसल मेमोरी के भरोसे पावर यूज होती, बाकी सब जैसे लॉक्ड हो, भूली हुई या इनएक्सेसिबल। पावर कंट्रोल जिसका जिक्र उसके फादर बार बार करते थे, मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक कॉमन कॉन्सेप्ट था, लेकिन लिन सू के लिए ये काफी एब्स्ट्रैक्ट और मुश्किल लगता था। अब लिन जन नान ने बीस्ट टेमर का एग्जाम्पल दिया, एक ऐसा कंपैरिजन जिससे लिन सू वाकिफ था, और बस वहीं पर उसके दिमाग में क्लैरिटी आ गई। वो स्पीयर को घूरते हुए सोच में डूब गया। एक बीस्ट टेमर अपने बीस्ट के साथ कैसे बिहेव करता है? कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनकरेजमेंट। अब उसे यही अप्रोच अपनी इस हाथ से बोलने से लाचार वेपन पर अप्लाई करनी थी। लेकिन कैसे? एक स्पीयर क्या सोचती होगी? लिन सू ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए सबकॉन्शियसली बीस्ट टेमिंग स्पेस से एक हल्की सी पावर स्ट्रीम स्पीयर में चैनल की। वो पूरी ध्यान से स्पीयर के हर एस्पेक्ट को महसूस करने लगा। ये कोई ऑर्डिनरी आयरन स्पीयर नहीं थी जो ट्रेनिंग ग्राउंड के कोने में रैक्स पर पड़ी होती हैं। इसका ब्लेड डार्क सिल्वर था, जिसमें से ठंडी सी किलिंग इंटेंट झलक रही थी। शाफ्ट डार्क मेटल का बना था और उस पर फेंट ब्लू पैटर्न्स बने थे, जो सिर्फ ग्रिप को बेटर नहीं बनाते थे, बल्कि स्पीयर को और भी एलिगेंट लुक देते थे। इस वक्त इस स्पीयर यानी स्पेक्टर का हर इंच, हर स्ट्रक्चर, हर हल्की सी वाइब्रेशन लिन सू की परसेप्शन में क्रिस्टल क्लियर थी। स्पेक्टर, क्या ये उसका जवाब था? लिन सू श्योर नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने स्पीयर को स्टेबल रखने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसका हाथ जो अभी तक इतना टाइट ग्रिप किए हुए था कि वेन्स बाहर आ रही थी, धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। फोर्स अभी भी थी, लेकिन अब वो नेचुरल लग रही थी। और जैसे ही ऐसा हुआ, स्पेक्टर जो अभी तक लगातार कांप रही थी, जैसे टेम हो गई। अभी भी वो लिन सू जितनी रॉक स्टेडी नहीं थी, लेकिन पहले के मुकाबले ट्रेमर्स काफी कम हो गए थे। गुड! लिन जन नान की आंखों में थोड़ी सी सैटिस्फैक्शन चमकी। उसे हैरानी भी हुई कि लिन सू ने इतनी जल्दी ये कर लिया, लेकिन फिर उसने खुद को इजीली कन्विंस कर लिया। आखिरकार ये उसका बेटा था, थंडरस स्पीयर टेक्निक का हेयर।
स्पीयर आर्ट्स में गिफ्टेड होना बिल्कुल नेचुरल था। 1 घंटा होल्ड करो, ये कहकर लिन जन्नान ने अपनी स्पीयर हटा ली और कैजुअली वहां से चल पड़ा। अगले ही पल ट्रेनिंग फील्ड में डांट की गरज गूंज उठी। लिन, ये प्रिलिमिनरी सर पर है और तुम अभी भी स्लैक ऑफ कर रहे हो। आओ अपने अंकल के साथ स्पार करो। दूर से लिन ये की मर्सी प्लीज और आसपास के लोगों की हंसी हल्की सी सुनाई दे रही थी। लेकिन लिन सू का ध्यान बिल्कुल भी आसपास नहीं था। उसका मन पूरी तरह से उस नए इंसाइट में डूबा हुआ था जो उसे अभी अभी मिला था। बीस्ट टेमिंग स्पेस से स्पीयर में पावर चैनल करने पर जो फीडबैक मिल रहा था वो गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेलीपैथी जैसा था, बट ज्यादा वेग। स्पीयर से आने वाली हर वाइब्रेशन को महसूस करते हुए लिन सू अपनी फोर्स एप्लीकेशन को लगातार एडजस्ट करता रहा, स्पेक्टर के साथ मैक्सिमम हार्मनी अचीव करने की कोशिश में। धीरे धीरे वो पूरी तरह से उस एक्सपीरियंस में खो गया। एक अजीब सी एम्प्टीनेस आ गई, बिल्कुल मेडिटेशन जैसे। सिर्फ तब जब लिन जन्नान ने दोबारा उसके पास आकर बताया कि 1 घंटा बीत चुका है, तब लिन सू होश में आया और उसने स्पेक्टर को वापस रिट्रैक्ट किया और अपनी अब दर्द करती बांह को मलने लगा। तुमने अच्छा किया, लिन जन्नान ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी गर्व भरी मुस्कान थी। भले ही वो पूरे वक्त लिन सू के पास नहीं खड़ा था, लेकिन स्काई सोरिंग रेंज के पावरफुल होने के नाते वो अपनी सेंसेस से सब कुछ क्लियरली देख रहा था कि पिछले 1 घंटे में लिन सू ने क्या क्या किया, सब कुछ। Chapter 183, Chapter 78, Definitely Not Simple 2। लिन जन्नान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्का सा लिन सू के आर्म पर रख दिया, जो अभी मसाज कर रहा था। उसके बॉडी के अंदर से एक हल्की सी एलिमेंटल पावर निकलकर गरम धारा बन गई, जो लिन सू के हाथ के टेंडन्स और हड्डियों के अराउंड घूमने लगी। डैड, ये एलिमेंटल पावर है? लिन सू की आंखें सरप्राइज से चमक उठी। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वो गरम फ्लो मूव कर रही थी, उसके आर्म की सोरनेस तेज स्पीड से गायब होती जा रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी हीलिंग टाइप बीस्ट का स्किल यूज हो रहा हो। बिल्कुल सही, लिन जन्नान ने सिर हिलाया। एलिमेंटल पावर वो एनर्जी होती है जो मार्शल आर्टिस्ट दुनिया से खींचकर अपने अंदर नर्चर करते हैं। ये हमेशा बदलती रहती है, सिर्फ बॉडी को नरिश ही नहीं करती, बल्कि विंड, फायर, थंडर, लाइटनिंग जैसे अलग अलग फोर्सेस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं होती। समझ गया। लिन सू बिना रोके एडमायर किए बिना नहीं रह पाया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट आमतौर पर सिर्फ एक टाइप की सुपरनैचुरल फोर्स मास्टर कर पाते थे, जबकि मार्शल आर्टिस्ट की एलिमेंटल पावर उनकी कल्टीवेशन टेक्निक के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स ले सकती थी। इस पॉइंट पर मार्शल आर्टिस्ट के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस थे। लेकिन फिर भी लिन सू को ज़्यादा एनवी महसूस नहीं हुई। ब्लू प्लैनेट पर गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन थी। कई मायनों में बीस्ट के साथ फाइट करना भी खुद फाइट करने जैसा ही था। एसेंस ऑलमोस्ट मार्शल आर्ट्स जैसी ही थी। लिन सू के एक्सप्रेशन को देखकर लिन जन्नान हल्की सी खांसी के साथ तुरंत टॉपिक चेंज कर गया। ऑल राइट, अब हम स्पीयर के बेसिक स्किल्स प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आज सिर्फ एक मूव पर फोकस करेंगे, स्लैश। वो थोड़ा रुक गया। अभी अभी फिर से मार्शल आर्ट्स के एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने लग गया था। क्या ज़रूरत थी इतना बोलने की? सूर तो ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट नहीं कर सकता। उसने जो रास्ता चूज़ किया है उस पर फर्मली चलना ही सही है। अगर ज़्यादा बोल दिया और सूर को अपने चॉइस पर डाउट होने लगा, बीस्ट टेमर बनने पर रिग्रेट आया, तो प्रॉब्लम हो जाती। ये सोचकर लिन जन्नान ने अपना मन स्टडी किया और स्पीयर के साथ तुरंत डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया। ध्यान से देखो, मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे ही लिन जन्नान ने कहा, लिन सू पूरी तरह फोकस्ड हो गया और केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। चैप्टर 184, चैप्टर 79, डेफिनेटली नॉट सिंपल 3। लिन जन्नान साइड में खड़ा था, लिन सू को बार बार स्लैशिंग मोशन रिपीट करते हुए देख रहा था। शुरू में थोड़ी हेजिटेशन थी, लेकिन अब हर स्ट्राइक के साथ शार्प वुश साउंड आ रही थी। भले ही अभी वो फिनिश नहीं आई थी जो लिन जन्नान के कल के डेमोन्स्ट्रेशन में थी, लेकिन फिर भी काफ़ी पावरफुल लग रहा था। लिन जन्नान ने अप्रूवल में सिर हिलाया।
सिर्फ एक सुबह की प्रैक्टिस में सूर ने स्लैश का बेसिक फील पकड़ लिया था। कल से जब कुछ और बेसिक मूव्स भी धीरे धीरे मास्टर हो जाएंगे, तब वो प्रॉपर स्पीयर टेक्निक्स में घुस सकता है। आज के लिए बस। उसकी बात खत्म होते ही लिंसू ने लास्ट स्लैश कंप्लीट किया, स्पीयर को स्टेडी किया और सीधा खड़ा हो गया। अब दोपहर हो चुकी थी। लगातार धूप और नॉन-स्टॉप प्रैक्टिस की वजह से लिंसू का पूरा बॉडी पसीने से भीग चुका था। थोड़ी देर पहले जब वो स्पीयर स्विंग कर रहा था तो फोरहेड के स्वेट ड्रॉपलेट्स बॉडी के जोर के साथ हिलते थे, लेकिन जैसे ही वो रुका, पसीना सीधा गालों से बहने लगा। काफी अनकंफर्टेबल फीलिंग, जो ठंडे शावर की याद दिला रही थी। जी, पसीना पोंछो। शैडो कंसीलमेंट जो अभी तक ट्रेनिंग ग्राउंड के शैडोज में लिन फैमिली के यंग डिसाइपल्स के साथ छुप-छुप कर प्रैक्टिस कर रहा था, कब लिंसू के शैडो में वापस आ गया, पता ही नहीं चला। अब एक पॉ बाहर आया, जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो, और एक टॉवल निकालकर लिंसू को दे दिया। ये टॉवल तुमने कब ली? लिंसू थोड़ा क्यूरियस हो गया। ये उसका पहला वेपन ट्रेनिंग सेशन था और उसने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की थी। शैडो कंसीलमेंट को टॉवल लाने के लिए कहा भी नहीं था। टॉवल हाथ में लेते ही उसे एहसास हुआ कि वो ठंडे पानी में भीगा हुआ था। टच करते ही आइस कोल्ड और सुपर रिफ्रेशिंग लग रहा था। जी, उधर से शैडो हाफ बाहर आया और ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां लिन फैमिली के कुछ सर्वेंट्स एक बड़े टब में ठंडा स्प्रिंग वाटर भरे हुए थे। टॉवल्स डिप कर रहे थे, निचोड़कर उन यंग फैमिली मेंबर्स को दे रहे थे जो सुबह से मेहनत कर रहे थे। तो शैडो कंसीलमेंट ने वहीं से टॉवल उठाया था। समझते ही लिंसू हल्की सी हंसी हंसा। उसने फोरहेड, चीक्स और नेक का पसीना अच्छी तरह पोंछा। धीरे धीरे बॉडी की गर्मी कम होने लगी। एक गहरी सांस छोड़ी। लिंसू ने टॉवल वापस शैडो कंसीलमेंट को दे दिया। थैंक्स, इसे वापस रख देना, ठीक है? जी, नो प्रॉब्लम। शैडो कंसीलमेंट ने टॉवल मैजिक पॉकेट में डाला और फुर्ती से शैडो में घुस गया। जब वो दोबारा दिखा तो सर्वेंट्स के पास था। बड़े ध्यान से टॉवल उस सर्वेंट को दे रहा था जो डर्टी टॉवल्स वॉश करता था। उस सर्वेंट को शैडो कंसीलमेंट को अचानक सामने देखकर जो झटका लगा और फिर नर्वस होते हुए टॉवल लेना, ये देखकर लिंसू हंसा और सिर हिलाया। तभी एक और आवाज आई, मियाऊ, इमियाऊ। लिंसू को बस इतना लगा जैसे उसका सिर थोड़ा हैवी हो गया हो। अगले ही पल ठंडक और बर्फ के नन्हे फ्लेक्स उसके अराउंड फैल गए। स्नो ब्लो। आइस और स्नो एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला ये स्किल, जो फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म के साथ टियर 3 तक पहुंच गया था, अब बिना किसी बेस के काफ़ी वाइड एरिया में स्नो क्रिएट कर सकता था। इस वक्त क्यू के प्रिसाइज कंट्रोल के नीचे ये बिल्कुल एक एयर कंडीशनर की तरह काम कर रहा था। लिंसू की बॉडी की सारी गर्मी 1 सेकंड में गायब हो गई। उसे लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो। प्योर ब्लिस। उसने अपने सिर पर बैठे ओबीडियंट क्यू को प्यार से छुआ। तुम्हारा भी थैंक्स, अब काफ़ी कूल लग रहा है। म्याओ म्याओ, हे। साइड में खड़े लिंस एंड नान ये सब चुपचाप देख रहा था। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी इमोशन उठी। वो हमेशा यही मानता आया था कि बीस्ट टेमर्स खुद से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, बेहद ज़्यादा अपने बीस्ट्स पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से वो उन्हें थोड़ा नीचा समझता था। लेकिन इस पल उसका सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा। Chapter 184, Chapter 78, Definitely Not Simple 3। ये पहली बार था जब लिन ज़ेन नान ने अपने बेटे को अपने पेट बीस्ट के साथ इतनी नेचुरली इंटरैक्ट करते हुए देखा था। अब उसे लगने लगा था कि बीस्ट टेमर्स के पास कम से कम एक ऐसा एडवांटेज ज़रूर था जो मार्शल आर्टिस्ट्स के पास नहीं होता। वो ये कि पेट बीस्ट्स अपने बीस्ट टेमर के साथ साथ ग्रो करते हैं। उसे अचानक याद आया कि कैसे उसकी वाइफ रोज़ घर के कामों में बिजी रहती थी और कैसे वो अपने बेटे के मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट ना लेने से इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था कि दोनों के बीच एक ठंडी सी कोल्ड वॉर चल रही थी। बातचीत तक बंद हो चुकी थी। ये सोचकर लिन ज़ेन नान के दिल में अचानक गिल्ट का एक तीर सा चुभा। तब सूर के पास शायद सिर्फ कोर्टयार्ड के एग्जॉटिक बीस्ट्स ही थे, है ना? गर्गल। पेट की आवाज़ ने लिन ज़ेन नान के ख्यालों की डोर तोड़ दी। उसने देखा कि लिनसू थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए अपना पेट पकड़ रहा था।
एक पल के लिए वो रुका, फिर जोर से हंस पड़ा। आगे बढ़कर उसने लिन सू के कंधे पर हाथ रख दिया। भूख लगी है? वो हंसते हुए बोला। तेरे बाप को भी भूख लगी है। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस के बाद ज्यादा मीट खाना चाहिए ताकि जो एनर्जी खर्च हुई है वो वापस आए। चल, तेरी माँ ने जरूर किचन में बढ़िया खाना तैयार करवाया होगा। लिन सू ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। उसके सर पर सुबह भर ट्रेनिंग से थका हुआ क्यू बैठा था और पीछे से एक शैडो के अंदर से बड़ी बड़ी गोल आंखों वाला गुई निकलकर लिन ज़ेन नान के साथ साथ मार्शल आर्ट्स ग्राउंड के एग्जिट की तरफ चल रहा था। पता नहीं क्यों पर लिन सू को लगा कि आज उसके फादर कुछ अलग ही थे। उन्होंने पहले कभी उसके सामने इतनी खुलकर हंसी नहीं की थी, ना ही इस तरह कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे थे। पर उसे ये चेंज बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेन हाउस वापस आते ही देखा कि चन यू ने पहले ही खाना रेडी करवा दिया था। वो बड़े ध्यान से डिशेस को एक डाइनिंग टेबल पर सजा रही थी, जिसमें एक टियर 2 फायर स्पिरिट स्टोन एम्बेडेड था। सुपरनैचुरल रिसोर्स को सिर्फ टेबल डेकोरेशन के लिए यूज करना थोड़ा वेस्टफुल लग सकता था, लेकिन लिन फैमिली के लिए टियर 2 रिसोर्स कुछ खास महंगा नहीं था। ऐसे टेबल का फायदा ये होता था कि खाना हमेशा गर्म रहता था, कभी ठंडा नहीं होता। आ गए? फादर सन को अंदर आते देखकर चन यू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। जब उसकी नज़र लिन ज़ेन नान के उस बड़े से हाथ पर पड़ी जो लिन सू के कंधे पर रखा था, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आज मैंने किचन को एक्स्ट्रा डिशेस बनाने को कहा है। सूर, तुमने ट्रेनिंग में मेहनत की है, ज्यादा खाना। ओके। लिन सू ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। उसकी जिंदगी का ये पहला प्रॉपर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेशन था और उसने सच में उसकी काफ़ी एनर्जी खा ली थी। उसका बॉडी इस खर्च हुई एनर्जी को एक ज़बरदस्त एपेटाइट में कन्वर्ट कर चुका था। सिंपल वर्ड्स में, भूख लगी है, खाना चाहिए। लिन ज़ेन नान ने थोड़ा नाराज़ होते हुए मटर किया। मैंने भी काफ़ी मेहनत की है ट्रेनिंग में, जिसका जवाब चन यू ने एक आई रोल के साथ दिया। लिन सू ये देखकर बिना हंसी रोके नहीं रह पाया। जल्दी से बैठते ही उसकी नज़र टेबल पर सजे अलग अलग मीट डिशेस पर पड़ी और वो लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाया। क्यों लिन सू के सर से जंप करके अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर बैठ गया। अभी सुबह की थकान का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें खाने पर टिकी हुई थीं, बिल्कुल लालची एक्सप्रेशन के साथ। म्याओ, यमी। गुई भी शैडो के अंदर से निकलकर टिपटो करते हुए केबल के पास आया। पहले खाने को ध्यान से देखा, फिर तुरंत अपनी डेजिग्नेटेड चेयर पर चढ़ गया। उसने अपने मैजिक पॉकेट से 2 छोटे एप्रन्स निकाले और पहले खुद पहना, फिर क्यू को पहना दिया, क्योंकि क्यू के पॉ से एप्रन बांधना पॉसिबल ही नहीं था। का? चलो खाना शुरू करें। दोनों पेट बीस्ट्स ने खाने की शुरुआत का सिग्नल दे दिया, लेकिन साथ ही उनकी आंखें एक साथ लिन सू की तरफ मुड़ गईं। ये क्यू के लिए, ये गुई के लिए। लिन सू मुस्कुराया और अपने स्पेस रिंग से 2 क्रिस्टल बॉटल्स निकाली, जिसमें एनर्जी लिक्विड भरा हुआ था, और उन्हें दोनों को दे दी। इंसानों का खाना सिर्फ टेस्ट के लिए होता था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए एनर्जी लिक्विड ही उनका फेवरेट था। धीरे धीरे दोनों ने एनर्जी लिक्विड पीने का एक नया तरीका डेवलप कर लिया था, खाने के साथ ड्रिंक की तरह पीना। ये आदत पहले सिर्फ क्यू की थी, लेकिन गुई ने देखकर कॉपी कर ली। अब तो दोनों बॉटल्स को आपस में क्लिंक भी करते थे, बिल्कुल इंसानों की तरह, जिसे चन यू हमेशा खुश हो जाती थी। शुरू में एनर्जी लिक्विड चन यू को बाहर से खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब लिन सू खुद हाई ग्रेड, हत्ता के परफेक्ट ग्रेड बेसिक एनर्जी लिक्विड बना लेता था, इसलिए अब उस एक्सपेंस की भी ज़रूरत नहीं थी। खुशी से क्यू ने बॉटल को अपने पॉज से पकड़ा, दांतों से कॉक खींचकर निकाला और गुई की तरफ एक समझदार नज़र डाली। लिटिल बडी, शुरू करें? गुई ने पॉप की आवाज़ के साथ अपनी बॉटल खोली और क्यू की बॉटल से टकरा दी। डिंग! चीयर्स! इस खुशगवार माहौल में मील कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। सच में आज लिन सू बहुत भूखा था। उसने नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा खाया। अगर उसके पास बॉडी रिफाइनमेंट रेंज की डाइजेशन एबिलिटी ना होती तो शायद वो ओवरस्टफ हो जाता। खाना खत्म होने के बाद लिन सू अपने दोनों पेट्स के साथ बीस्ट टावर जाने वाला था, डेली चैलेंज और थोड़ी सी वॉक डाइजेशन के लिए। बट लिन ज़ेन नान ने पीछे से उसे आवाज़ देकर रोक लिया। सूर, ये स्पीयर टेक्निक का मैन्यूल ले लो,
फ्री टाइम में पढ़ लेना। लिन ज़ेन नान ने अपने स्पेस रिंग से एक पतली सी बुकलेट निकालकर उसे थमा दी। जब बेसिक्स मास्टर हो जाएंगे तब हम इसी स्पीयर टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये सुनते ही लिन सू की आंखें चमक गई। उसने बुकलेट को पलटा और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। डैड, इस स्पीयर टेक्निक का नाम क्या है? इसमें लिखा ही नहीं। ओ ये टेक्निक तुम्हारे दादाजी को सालों पहले मिली थी। काफी पुरानी है, नाम खो चुका है। चलो इसे नामलेस स्पीयर टेक्निक ही कह देते हैं। समझ गया। लिन सू ने गहरी सांस ली, चेहरा सीरियस करके जोर से सर हिलाया। सुना था ब्लू स्टार के कैटास्ट्रफी से पहले कई नॉवेल्स में नामलेस नाम की टेक्निक्स होती थीं, जो अक्सर बहुत ही ओवरपावर्ड होती थी। क्या उसकी ये नामलेस स्पीयर टेक्निक भी वैसी ही होगी? अच्छा, मैं चलता हूँ। टेक्निक देने के बाद लिन ज़ेन नान ने रिलीफ की सांस ली और मुड़कर चला गया। उसके जाते हुए फिगर को देखते हुए लिन सू ने अपने हाथ में पकड़ी स्पीयर टेक्निक की बुकलेट को देखा। स्निफ स्निफ, क्यू ने सूंघा, थोड़ा कंफ्यूज्ड। म्याओ, इंक की स्मेल क्यों आ रही है? इतनी नई स्मेल है, ऑब्वियसली कॉपीड वर्जन है, ओरिजिनल नहीं। लिन सू ने फ्रेश पेजेस को रब करते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, ये नामलेस स्पीयर टेक्निक बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ही, आज बिग ब्रदर का टर्न है थर्ड फ्लोर चैलेंज करने का। म्याओ, चलो मिलके टीम बना के चैलेंज करते हैं। ही, पर अगर हम पास हो गए तो बिग ब्रदर का सोलो टावर चैलेंज का चांस मिस नहीं हो जाएगा। म्याओ, कोई बात नहीं। ही, पर बस। लिंसू ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों छोटे कंपेनियंस की बहस रोक दी और फाइनल डिसीजन सुना दिया। पहले हम टीम बनके थर्ड फ्लोर चैलेंज करेंगे। अगर आज भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्यू कल सोलो ट्राई करेगा। फादर से स्पीयर टेक्निक लेने के बाद भी लिंसू ने तुरंत पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। डेली 20 टावर चैलेंज उसके लिए प्रायोरिटी थी। अपने पर्सनल प्लान्स के लिए उसे डीले नहीं कर सकता था। उसने नेमलेस स्पीयर टेक्निक को टेम्परेरीली स्पेस रिंग में रखा और क्यू और घोस्ट को साथ लेके 20 टावर पहुंच गया। कल के एक्सपीरियंस के बाद आज फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का चैलेंज दोनों पेट्स के लिए और भी इजी हो गया। क्यू ने तो ये तक कह दिया कि वो अकेला ही 2 अपोनेंट संभाल सकता है और घोस्ट को उठा के ले जा सकता है, बट लिंसू ने सीधा मना कर दिया। चाहे अपोनेंट्स वीक ही क्यों ना हो, ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन ट्रेन करने का बेस्ट मौका था। क्यू को 2 लोगों से अकेला लड़ने देना बिल्कुल ठीक नहीं था। घोस्ट तो और भी ज्यादा अपोज कर रहा था। ब्लू स्टार से सीखा हुआ नया सेंटेंस भी यूज कर लिया। अ जेंटलमैन ऑफर्ड एडवांटेज का फायदा नहीं उठाता। थर्ड फ्लोर के गेट के सामने आते ही फिर से दोनों की ओपिनियंस क्लैश हो गए। घोस्ट का मानना था कि कल टावर उसने सोलो चैलेंज किया था तो आज क्यू को अकेला ट्राई करना चाहिए। टीम अप अगर करना है तो कल से करें, वरना क्यू का एक सोलो चांस कम हो जाएगा। क्यू का लॉजिक सिंपल था, मैंने कोई चैलेंज मिस नहीं किया, मैं तो बस घोस्ट को एक एक्स्ट्रा ड्रीम क्रिस्टल स्टोन दिलवा रहा हूँ। लिंसू को हंसी आ गई। वो झुक के घोस्ट के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, घोस्ट, जरा ऐसे सोचो, अगर हम दोनों मिलके आज पास कर सकते हैं और फिर सिर्फ एक ही क्लियर कर पाया तो एक ड्रीम क्रिस्टल स्टोन का नुकसान हो जाएगा ना, ये तो बड़ा लॉस है ना। घोस्ट ने थोड़ा सोचा, सिर खुजाया और धीरे से नोट किया। ही, लगता है बात सही है। लिंसू ने रिलीफ की सांस ली। ठीक है, बैटल के लिए रेडी हो जाओ। कल के थर्ड फ्लोर के टीम अटेम्प्ट को याद करते हुए उसने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की। आज ट्रिक्स्टर क्लाउन पे पहले अटैक नहीं करेंगे, पहले फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो को टारगेट करेंगे। जैसे ही फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो डाउन होगा, सिर्फ एक ट्रिक्स्टर क्लाउन कोई खास थ्रेट नहीं बन पाएगा। म्याओ, नो प्रॉब्लम। ही, ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी डिसाइड करते ही एक इंसान और 2 पेट्स सीधा थर्ड फ्लोर की स्टेयरकेस की तरफ बढ़ गए। जैसे ही फेमिलियर एनवायरनमेंट वापस दिखा, दूर ही फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो और ट्रिक्स्टर क्लाउन की सिलुएट्स नजर आ गईं। क्यू स्नो ब्लो यूज करो, फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो की विजन ब्लॉक करो। घोस्ट, शैडो कंसीलमेंट, डायरेक्ट फाइट मत करना, बस दूसरे ट्रिक्स्टर क्लाउन पर नजर रखना। लिंसू के ऑर्डर्स तुरंत टेलीपैथी के थ्रू ट्रांसमिट हो गए। प्लान बिल्कुल क्लियर था।
अपोजिंग ट्रिक्स्टर क्लाउन सबसे पहले शैडो कंसीलमेंट यूज करेगा। घोस्ट को सिर्फ वॉच रखनी थी, मोनार्क पावर से बचते हुए, और अगर स्नीक अटैक आए तो वार्निंग देनी थी। इस बैटल का मेन अटैकर क्यू था। अब देखना था पिछले 2 दिन से की गई फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म ट्रेनिंग का रिजल्ट। कमांड मिलते ही ठंडी हवा के साथ हल्की बर्फ तेज होने लगी, स्नो हर डायरेक्शन में फैलने लगी और हवा में जमा होकर थिक स्नो वॉल्स बन गई, पूरी विजन ब्लॉक हो गई। ये था क्यू का रैंक 3 स्नो ब्लो। आइस एनवायरनमेंट बनाना इसके लिए बिल्कुल ईजी था। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो अब अपनी ही पोजीशन का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। इसी वक्त घोस्ट और अपोजिंग ट्रिक्स्टर क्लाउन भी मूव कर गए। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पर रैंक 3 शैडो कंसीलमेंट एक्टिवेट किया और पल भर में अपनी जगह से गायब हो गए। शैडो स्पेस के अंदर ये एक इनविजिबल बैटल थी। स्नो वॉल के इस साइड क्यू कॉन्स्टेंटली स्नो ब्लो मेंटेन करते हुए अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। फ्रॉस्टी स्नो पर हवा में कदम रखते हुए उसका सफ़ेद सिलुएट हवा में भूत जैसे हिल रहा था। पकड़ना मुश्किल, प्रिडिक्ट करना नामुमकिन। पर फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो भी चुप नहीं बैठा। उसकी आंखों में हल्की चमक हुई और एक इनविजिबल विक्यूजन हवा और बर्फ के थ्रू फैल गया, स्नो वॉल को चीरकर दूसरी साइड को एक पल में कवर कर लिया। रैंक 3 मोनार्क पावर। क्यू का मूवमेंट एक पल के लिए रुक गया। उसकी बॉडी से भी सिमिलर रिपल्स निकले, जैसे पानी में लहर, ओपोनेंट के मोनार्क पावर का काउंटर। प्रोफिशिएंसी एक लेवल कम होने के बावजूद क्यू रोज ग्रे फेदर्ड लायन हॉक के रैंक 4 मोनार्क पावर का प्रेशर झेलता था, इसलिए रैंक 3 सेपरेशन का इफेक्ट एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम था। अचानक आइसी ब्लू और सिल्वर वाइट स्टॉर्म सेंटर में टकराया, स्नो वॉल्स टूटकर बिखर गईं और विजन ब्लॉक खत्म हो गया। मिल गया तू। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो की आंखों में तेज चमक आई। मोनार्क पावर क्लैश के थ्रू उसने हवा में एक फेंट सफ़ेद सिलुएट लॉक कर लिया।